हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल और बेस्ट टाइम यूटिलाइज हो रहा है आपके द्वारा क्वारंटाइन का, लॉकडाउन का, कि आप अपनी तैयारी कोटा ना आकर के भी कोटा की तरह ही कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा आपको न्यूक्लियस एजुकेशन की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज करें, ठीक है। क्योंकि कोटा क्लासरूम आपके घर पे आया है, लोग कोटा आते हैं, कोटा आपके पास आया है। ये बहुत ही यूनिक है, ये हमेशा याद रखिएगा। आप भले ही कोई सी भी क्लास कहीं पर भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो आप देख लीजिए, लेकिन जब 1 महीने के बाद आप ये कंटिन्यू देखते रहेंगे वीडियोस और उसके बाद जो आप सीखेंगे, उसको सीखने के बाद आपको एहसास होगा कि इन क्लासेस की वैल्यू क्या है। क्योंकि यहाँ से आपको फील आएगा कि आप जेईई के अंदर क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी नॉलेज लेवल क्या है, ठीक है। कोई भी एक वीडियो हम देखते हैं, उस वीडियो को देख के हमें अच्छा लगता है, यार नाइस वीडियो, बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन वो आईआईटी सेलेक्ट नहीं कराया। वो आईआईटी सेलेक्ट करने के लिए तो हमें पूरी थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए बेसिक्स के थ्रू, और उसी बेसिक्स के अंदर हम आज आगे की बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर ये कहा था कि आपको जो पढ़ाया गया है उस पर बेस्ड एक डीपीपी दी जाएगी 00। ये देखिए आप, ये 00 डीपीपी आपके पास है, जो कि आपने वेबसाइट से डाउनलोड की होगी, ठीक है। 00 यानी कि ये आपकी 10th और 9th इनकी एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चंस को बनाया गया है, और उन एनसीईआरटीज की क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए वो एक हम आपका लेवल चेक करने के लिए इस डीपीपी को करते हैं। समझ गए बात को? चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। और सबसे बेस्ट गुड मॉर्निंग आपकी बने आज के लेक्चर के बाद, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ठीक है। शायद आज का लेक्चर पढ़ने के बाद आपको और अच्छे से समझ में आए कि व्हाट इज केमिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले कि आप क्लास स्टार्ट करें, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम बेसिक केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, हम जनरल केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। तो कोई एक पर्टिकुलर केमिस्ट्री का टॉपिक आपके पास नहीं होगा, ये हमेशा आपको याद रहेगा। कि आप सोचेंगे कि सर एक टॉपिक कौन सा चल रहा है, तो वो टॉपिक मैं आपको बता दूं, जनरल केमिस्ट्री। कोटा के अंदर जब पहली क्लास होती है तो उसमें लिखा जाता है जनरल केमिस्ट्री, और उस जनरल केमिस्ट्री के अंदर हम आपको पूरी बेसिक्स पढ़ाते हैं केमिस्ट्री के। इसके जो सब टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे मैंने मैटर की बात की, मैटर के अंदर आपका क्या होता है क्लासिफिकेशन, उसकी बात की। फिर उस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी बात की। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर आपको पता चलेगा अभी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। उसके बाद जब हम और आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एटम की डेफिनेशन क्या होती है, प्रेजेंटेशन क्या होता है। फिर उसके आगे हम और बढ़ेंगे तो आपको आइसोटॉप, आइसोटोन, आइसोडायाफर, आइसोस्टर्स, ठीक है, इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी उनकी डेफिनेशन के बारे में पता चलेगा। फिर उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे क्वांटम नंबर पे। क्वांटम नंबर से हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं ये हम पता करेंगे। क्वांटम नंबर के बाद हम आएंगे सीधा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल पर, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। फिर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करेंगे तब हम क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आखिर एक न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो किस तरह से लगता है और कितना लगता है, उसे कहते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ेंगे। जब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल कितने होते हैं उसके पास, उसके नोडल प्लेन कितने होते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद आपका जनरल केमिस्ट्री कंप्लीट होगा, जिसकी ज़रूरत मुझे हमेशा पड़ेगी। उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम होगा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम उसका पूरा हिस्ट्री पढ़ते हुए आगे मेंडलीफ से कंटिन्यू करते हुए मोजले, और मोजले के बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले ने दी थी वो सारी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आएंगी, और प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम पढ़ेंगे, उसका नाम होगा आपका पहली
एटॉमिक रेडियाई, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चौथी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बोर्न-हेबर साइकिल, और बोर्न-हेबर साइकिल के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल के बाद हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, उसका नाम होगा केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, क्यों बनता है, किस तरह से बनता है, ओवरलैपिंग क्या होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। फिर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। फिर डाइपोल मूवमेंट पढ़ेंगे कि पोलर नॉन पोलर क्या होता है, एक बच्चे ने पूछा था, याद करिए, तो मैंने कहा था ये आगे आएगा। फिर पोलर नॉन पोलर के बाद हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, एक बच्चे ने पूछा था अल्कोहल वाला सवाल, तो अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है, तो हम फिर उसके आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम डाइपोल मूवमेंट कंप्लीट करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स कि ऑक्सी एसिड क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम दुनिया के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन सभी के स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाया जाता है, हम उसको याद नहीं करेंगे, हम ये सीखेंगे इन स्ट्रक्चर को बनाते कैसे हैं। आप समझे, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। अभी तक आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे देते हैं सर और कहते हैं कि चलो याद करो, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा कि इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाएगा, अगर इसकी जगह कोई नया आ जाएगा तो उसको कैसे बनाया जाएगा, तो वो होगा टिप्स फॉर स्ट्रक्चर्स, वो हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे करते करते आपका एक केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट होगा पार्ट 1, ये कहलाता है 11th में पार्ट 1। फिर 12th क्लास में जब आते हैं आप तो उसका कहलाता है केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2, और ये पार्ट 2 फिर हाई लेवल पर जाता है, जिसके अंदर बेंड्स रूल आता है, वंडर वाल फोर्सेज आते हैं, बैक बॉन्डिंग आती है, ब्रिज बॉन्डिंग आती है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस आता है, सिलिकेट्स आते हैं, आयनिक कंपाउंड आता है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आता है, मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट आते हैं। ये सारा पार्ट 2 में जाता है, थोड़ा एडवांस लेवल पर। तो ये बेसिकली आपका जो है वो 11th का जो पोर्शन होगा वो हम पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से अब आपके बहुत सारे डाउट मैंने आपको कंप्लीट कर दिए। क्लियर? अब आपके जो सवाल हैं वो क्या है कि आर वी गोइंग टू डिस्कस DPP 00 राइट नाउ? यस सर, ठीक है, बिल्कुल हम 00 ही डिस्कस करने वाले हैं, हितांशी भट्ट, ठीक है। और हाउ डिफाइंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, प्लीज टेल मी सर। अभी डिफाइन करेंगे ना, आइडेंटिफाई भी करेंगे हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को। रमेश सर फर्स्ट क्लास है का आपका, प्लीज से, ये आज सेकंड क्लास है बेटा, ठीक है। फर्स्ट क्लास का लेक्चर जो था वो रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं, रखा हुआ होगा, है ना, यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आज आप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ का टाइम टेबल भी दिया हुआ है, आप टाइम टेबल भी चेक कर सकते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। क्लियर सबको? क्लियर? और क्या डाउट्स हैं सर? विच बुक डू वी प्रेफर? राघव, अभी हम बुक के बारे में आपको आगे बताएंगे बेटा, है ना। लो वॉल्यूम, डिड आई मिस समथिंग? थोड़ा सा आपने मिस किया है, तो ये आपका जादन सिंह, आप अपने आप को देखेंगे यूट्यूब पर जाकर के वापस, तो आपको पता चलेगा कि आपने फिर कुछ मिस नहीं किया, अगर आप लेक्चर रिकॉर्डेड जो है वो देख लेंगे तो, ठीक है। प्लीज़ प्रोवाइड द लिंक ऑफ टेलीग्राम, वो मैंने आपको अभी भी बताया कि डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा, और उसमें आप नर्चर वाले को टिक करिएगा, ठीक है। उसमें लिखा होगा नर्चर IOC सपोर्ट प्रोग्राम 2022, ठीक है। ये अलग अलग लिंक है, तो उसमें से आपको 2022 वाला लिंक चेक करना। सर टेलीग्राम लिंक ओपन नहीं हो रहा है, एक बार ट्राई करिएगा, अभी हम क्लास की बात कर रहे हैं, टेलीग्राम लिंक की नहीं, ठीक है। ये कौन सा है? टी लैंक्स, आई एम न्यू हियर, तो कोई बात नहीं बेटा, आप आराम से समझ सकते हैं क्योंकि ये 00 है, ठीक है। चलिए अब अपन शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला सवाल 00 DPP के अंदर दिया गया था वो दिया गया था, यूज्ड एज अ प्रमोटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NH3 बाय हेबर्स प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें हेबर्स प्रोसेस पता होना चाहिए। ये हेबर्स प्रोसेस होता है जिसमें N2 और हाइड्रोजन, ये N2 और हाइड्रोजन मिलकर के
अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस मिलकर के क्या बना रहे हैं बताओ जल्दी, अमोनिया। तो अमोनिया जो बन रही है, इस अमोनिया की प्रिपरेशन का जो नेम होता है उसको ही कहते हैं हेबर्स प्रोसेस। और इस हेबर्स प्रोसेस में जो Fe है वो Fe कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, और ये मोलिब्डेनम है ये प्रोमोटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा था यूज्ड एज अ प्रोमोटर। तो प्रोमोटर की अगर हम बात करें तो प्रोमोटर अब क्या होता है समझ में आया। तो आप देख सकते हैं कि मोलिब्डेनम जो है वो यूज्ड एज अ प्रोमोटर। क्लियर। अब ये तो ओल्ड था, आजकल हम जो एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं वो आयरन ऑक्साइड्स Al2O3 एंड K2O यूज किया जाता है लिटिल अमाउंट में। ठीक है, तो यानी कि आजकल हम आयरन की जगह जो एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कौन यूज करते हैं बताओ, किसको यूज करते हैं बताओ। तो आप आंसर क्या देंगे, क्या देंगे आंसर बताओ। आजकल जो है वो आयरन ऑक्साइड्स Al2O3 और K2O को यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। ये लेटेस्ट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, आपको IIT के अंदर आएगा तो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। ठीक है, दोनों ही सही हैं, गलत नहीं है। तो मेरे हिसाब से पहले वाले का आंसर आपको पता चल गया होगा, यूज्ड एज अ प्रोमोटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, ये किस किस का सही था। प्रोमोटर क्या होता है, वेरी गुड। एक होता है कैटलिस्ट जो रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, ठीक है, लेकिन आफ्टर रिएक्शन वो खुद अनरिएक्टेड रहता है। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्ट नहीं करता। प्रोमोटर जो होता है वो इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। प्रोमोटर क्या होता है जल्दी बताओ। प्रोमोटर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। जल्दी बताओ प्रोमोटर क्या होता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। Used in preparation of wires and water pipes and also alloyed with tin and zinc to form some important alloys। चलिए बताइए इसका आंसर क्या था, जल्दी बताइए। हाँ, वेरी गुड, कॉपर 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 कॉपर, अरे वाह वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या था, कॉपर। चलिए तो एक काम करते हैं, मैं पहले आंसर नोट कर देता हूं और फिर आप उसमें चेक करके बताइए किस किस बच्चे के सारे सही हुए। ठीक है, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए।
ये बेटा अभी संतोष कुमार, व्हाट इज वल्केनाइजेशन, अभी हमने क्या डिस्कस किया बताइए। अभी हमने कहा कि हम पहले आंसर लिखेंगे। यस अमन बेहरा, अभी हम प्रोमोटर यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अभी देवांश गुप्ता आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, पहले ये नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के बाद आप ये बताएं किस किस के क्या क्या गलत हुए, और फिर हम एक एक सवाल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मैं साइड हो जाता हूं, शायद ये दिखाई नहीं दे रहा आपको। अमन गोयल, डू यू नो यतीश अग्रवाल AIR 12 सूरत से थे, ठीक है। उनकी बड़ी बहन जो थी वो यष्टि थी, ठीक है। सूरत से थे वो, 12 रैंक आई थी, न्यूक्लियस एजुकेशन के छात्र थे। उस दौरान न्यूक्लियस एजुकेशन ने टॉप 100 में 8 रैंक प्रोवाइड की थी, जिसमें 10वीं रैंक थी, और वो रैंक थी आपके लक्ष्य शर्मा की। 12वीं रैंक थी यतीश अग्रवाल की। अमन गोयल समझ में आया। उसके बाद अगली रैंक आई थी वहाँ से न्यूक्लियस एजुकेशन से 23, अगली रैंक आई थी 24, अगली रैंक आई थी 37, अगली रैंक आई थी 42, अगली रैंक आई थी 67, अगली रैंक आई थी आपके 98। तो इस तरह से टोटल हमारे पास टॉप 100 में 8 आई थी। तो अमन गोयल, आई एम हिज ब्रदर, वाओ वेरी गुड। तो यतीश अग्रवाल से आप पूछ सकते हैं कि इन क्लासेस को आपको किस तरह से करना है, ठीक है यार। ये मिथिलेश कुमार, भाई व्हाट इज पॉजिटिव और नेगेटिव कैटेलिस्ट, पहली बात आप 10वीं क्लास में, ये सब समझ में आएगा अभी आपको। अभी आप सिर्फ हेबर प्रोसेस में कौन सा कैटेलिस्ट था ये 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था, मुझे ये देखना था कि आपको ये आता है या नहीं, ठीक है। सब पढ़ाएंगे भाई, पेशेंस रखो, ठीक है। अमन गोयल से आप पूछ सकते हैं उसके भाई की अगर 12वीं रैंक आई थी IIT JEE में तो कुछ तो आई होगी, क्यों आई होगी, पढ़ा होगा इसीलिए तो आई होगी। शाम्भवी, अभी अभी हमने कहा कि हम पहले आंसर लिख रहे हैं, उसके बाद इन सबको एक्सप्लेन करेंगे एक एक को। पेशेंस रखो भाई, पेशेंस। व्हाट इज डिलिक्वेसेंट, अभी बताएंगे डिलिक्वेसेंट क्या होता है। चलिए पहले तो है ना तरीका समझिए कि कोटा क्लासरूम कोचिंग में हम लोग कभी भी कोई डिस्कशन करते हैं तो उसका तरीका क्या होता है, प्लीज समझना ध्यान से। इसका एक सिस्टम होता है कि सबसे पहले आंसर आपको दिए जाते हैं। सेकंड स्टेप होता है कि आप इन आंसर की हेल्प से अपने आंसर को चेक करते हैं। चेक कर लिए, चेक करने के बाद जो आपके गलत हुए हैं उनको हाईलाइट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये IIT में 2 साल बाद जब आप पढ़कर जाएंगे तो आपको वो वापस से सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो जो हाईलाइटेड है वो आपने पढ़ लिए, उनसे आपका क्विक रिवीजन हो जाता है। समझ गए? शोएब अख्तर, कहाँ से आप? भैया हिंदुस्तान से हैं भाई, काहे पूछ रहे हो इतना यार, ठीक है हिंदुस्तानी रहने दो। चलिए अगला देखते हैं। तो मैं ये कह रहा था कंटिन्यू कि हम पहले आंसर देते हैं, ठीक। आंसर देने के बाद अब यहां पर जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो मैं फिर से क्वेश्चन पूछूंगा कि अक्रॉस में फर्स्ट क्वेश्चन में किसको डाउट, थर्ड किसको नहीं समझ में आया, फिफ्थ किसको नहीं आया, इस तरह से मैं सारे बोलूंगा। यहां पे एक एक जो लिखा हुआ है वो सारा बोलूंगा भाई, और एक एक जो आपको डाउट आया उसका नंबर आप लिखेंगे, ठीक है। तो एक एक सब आप लिखेंगे मेरे से और मैं आपका सारे आंसर बताता जाऊंगा, ठीक। पेशेंस। चलिए मैं इसको रब कर दूं, अक्रॉस कंप्लीट। अब आएगा डाउन।
चलिए, अमन गोयल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्ट्रॉन्ग कैसे करें, इसके लिए 12th क्लास एंथूज की क्लासेस चलेगी। एंथूज की क्लासेस जब चलेंगी तो उस एंथूज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आपको अगर 11th क्लास के स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आप ये वाली क्लास करिए, और अगर आप 12th क्लास के हैं तो 12th क्लास के लिए यहाँ पर लिखा होगा एंथूज क्लास, तो आप उस एंथूज क्लास का करेंगे। ठीक है, ये जस्टिन बीबर ठंडा हो, अबे ठंडे ही है, वो तो बोलने का तरीका होता है बे, अपन तो ठंडे रहते हैं, कूल रहते हैं। ठीक है, रिलैक्स, चिल मार के बैठो, चिलम नहीं। क्लियर, चलो अभी आपको सिर्फ चेक करने, मैं सारे डाउट्स बताऊंगा आपके। ठीक है, बी आई, फोर्थ की स्पेलिंग बोल रहा है BISMUTH, बिस्मिथ। ठीक है, तो बिस्मिथ है। जस्टिन बीबर इट्स ओके। अरे यार एक्चुअली मैंने पहली क्लास में कहा था, ध्यान से सुनो भाई, अपनी क्लास जो है बहुत इंटरटेनिंग होती है, कभी कोई टेंशन नहीं होती हमारे यहाँ, ना ईगो प्रॉब्लम होती है, ना हमारे यहाँ कुछ होता है। हमारे यहाँ बहुत मस्त रहो, कूल रहो, चिल मार के बैठो, चिलम नहीं, बस कभी कोई ऐसा टेंशन मत लेना, ये सॉरी वॉरी और ये सब, बहुत रिलैक्स रहो, कूल रहो। पता है क्यों? मेरा एक लॉजिक है क्लास में, हमेशा हंसते रहो। पूछो क्यों? क्योंकि हंसने से खून बढ़ता है। खून बढ़ता है तो क्या होता है, जो हम ठूस ठूस के खाते हैं ना इतना दिन भर, वो ठूस ठूस के जो खाते हैं उससे एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी हमारे ब्लड में डिसॉल्व होती है। ब्लड में अगर डिसॉल्व होगी तो क्या होगा, वो एनर्जी हमारी सेल्स को मिलेगी। हमारी सेल्स को अगर मिलेंगी तो किसको मिलेगी? ब्रेन सेल्स को मिलेगी। ब्रेन सेल्स को मिलेगी तो ब्रेन सेल्स क्या रहेगी? एक्टिव। ब्रेन सेल्स अगर एक्टिव रहेगी तो हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो हमें समझ में आएगा, और अगर हमें समझ में आएगा तो हमारे से जो भी सवाल दिया जाएगा वो हो जाएगा। अगर सवाल हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बढ़े हुए कॉन्फिडेंस से आईटी देने जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। हेंस प्रूव हंसना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन। हंसते रहो, मस्त रहो, चिल मार के बैठो, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आपको सब पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, इतना अच्छे से पढ़ाएंगे कि दुनिया में आपको इससे ज़्यादा फिर कोई पढ़ा नहीं सकता, ये हमारी गारंटी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि सारा पढ़ाने के लिए समय चाहिए होता है, वो समय आपको देना पड़ेगा। आप 10th क्लास के बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि बस एक ही दिन में पढ़ा दो, आज ही दे दो, आप तो अभी देखो, आप जेई तो हमारी कल ले लो, फोड़ देंगे। नहीं, 10th बोर्ड नहीं है ये, आईटी जेई है, बहुत पेशेंस चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करें। राजशेखर, वेरी गुड, कूल, यस। कृष्ण गोपाल गुप्ता, यस, कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल। चलिए, तो अब समझ में आया, यही आईटी है, हंसते रहो बस, जेई में सेलेक्ट हो जाओगे। बायो भी सिखाते हो? अभी भैया थोड़ा बहुत तो आता ही होगा दुनिया में सभी को। हाँ, रैपिड फायर राउंड चालू करते हैं अब। चलिए, तो यहां पर हम शुरू कर रहे हैं अब फर्स्ट से। पहला, अब मैं सारे आंसर बोलूंगा, सब ढंग से बोलूंगा। ठीक है, चलिए। यस, राजशेखर बिल्कुल सही बोले आप, हो तो मुमकिन है। हाँ बेटा, दिनेश कुमार, हम सारी क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, अभी आप देख रहे होंगे, तो अपन ने सारी क्लास, ठीक है, अपलोड की हैं। चलिए, अब मैं कह रहा था कि यूज्ड एज अ प्रमोटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो मैंने आपको बताया था कि पहले वाले सवाल के अंदर, पहले वाले सवाल के अंदर आपका आया था कि यूज्ड एज अ प्रमोटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो आपका आंसर था मोलिब्डेनम। दूसरा, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वायर एंड वाटर पाइप्स एंड ऑल्सो अलॉय विद टिन एंड जिंक। अब मेरा एक सवाल है, टिन और जिंक, ठीक है, तो पहली बात तो है कि यूज एज अ वायर, तो हमारी जितने भी आपके इलेक्ट्रिसिटी होती है, आपके उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, उन इलेक्ट्रिक वायर में जो हमारा एलिमेंट है वो एलिमेंट होता है कॉपर। लेकिन आपको यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर आप पूछेंगे मुझसे कि सर सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, तो कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा सिल्वर की होती है। ठीक है, कॉपर से भी अच्छी है। अगर हम कॉपर को हटा के सिल्वर लगाएं तो शायद हमारे जो है वो करंट और अच्छी आए। लेकिन बड़ा मज़ेदार बात पता है क्या है, वो ये है कि हम सिल्वर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सिल्वर कॉस्टली होता है। ठीक है, अगर आपने वायरिंग बिछाई तो अगले दिन ही वायर गायब हो जाएंगे। हाँ, क्यों हो जाएंगे बताओ? क्योंकि वो चिल मारने की जगह आप क्या मारने लग जाओगे, उससे चिलम बेच के आ जाओगे उसको। ठीक है, तो आप सिल्वर कभी यूज नहीं करते, लेकिन
कंडक्टिविटी ज्यादा किसकी होती है? सिल्वर की। ये समझ में आ गया? तो कॉपर। अब मेरा एक सवाल यहां पर था, जब कॉपर टिन के साथ अलॉय बनाता है और कॉपर जिंक के साथ अलॉय बनाता है तो इनके नाम क्या होते हैं? चलो बताओ। ये भैया रामनाथ महाजन आपने लिखा तो सही ब्रॉन्ज एंड ब्रास, लेकिन किसके साथ किसका मुझे पता नहीं चल रहा। अमन बेहरा ने भी लिखा, लेकिन ये नहीं बताया कि किसके लिए कौन है। सीक्वेंस में आंसर दे रहे हैं क्या? हाँ, ये वेरी गुड। कविता कौशिक जी ने सही लिखा है, कॉपर और जिंक ब्रास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई करेक्ट करना चाहेगा इन्हें? आपसे एक सवाल है, क्या मैंने सही लिखा है? बताइए जरा, क्या मैंने सही लिखा है? यस। ये एक बहुत, अरे पुरुषोत्तम जी आप भी हैं, अरे गजब, बहुत स्मार्ट लग रहा है अपना डीपी में यार। पुरुषोत्तम शर्मा, पुरुषोत्तम जी के लिए आपको बता दें, ये फिजिक्स ओलंपियाड में फर्स्ट लेवल में क्वालिफाइड है। 10th क्लास में, 10वीं क्लास के विद्यार्थी ने न्यूक्लियस एजुकेशन में रहते हुए फिजिक्स ओलंपियाड का फर्स्ट लेवल क्लियर किया था। इट्स अ बिग अचीवमेंट, क्लैपिंग फॉर हिम। ओके, चलिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कॉपर प्लस जिंक ब्रॉन्ज और कॉपर प्लस जिंक ब्रास। अब मैं भूल गया, अगर मान लो मैं, अमन गोयल यू आर, हाँ बेटा वेरी गुड। चलिए, ब्रॉन्ज और ब्रास अगर मैं आपसे बोलूं और मैं भूल गया, मैं चला गया मान लीजिए एग्जाम में और मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आ गया, ठीक है? तो अगर मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आ गया तो फिर फंस जाऊंगा मैं तो, क्योंकि मेरा तो आईआईटी है। 1 साल 2 साल पूरा जब मेहनत करके आईआईटी एग्जाम दूंगा तब जाकर के मेरे को सिलेक्शन मिलेगा। और सपोज मेरा एक सवाल गलत हो गया तो मेरी रैंक हो सकता है आगे पीछे हो जाए, या हो सकता है मेरा सिलेक्शन रुक जाए। तो उस कंडीशन में मेरे को पता होना चाहिए, तो इसलिए हम की पॉइंट बनाएंगे बहुत सारे, ठीक है? की पॉइंट्स याद रखना, क्या बोला मैंने? की पॉइंट्स। क्लियर? तो की पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं वो मैं बताता हूं। जैसे यहां पर Z है, तो जहां Z है वहां Z नहीं है, मतलब समझे आप? अगर यहां Z है तो यहां Z नहीं है, यानी कि यहां क्या आना पड़ेगा? ब्रास। क्योंकि हमें ये तो याद रहेगा कि एक ब्रास होता था एक ब्रॉन्ज होता था, लेकिन मैं भूल जाऊंगा कि ब्रास किसे कहते थे और ब्रॉन्ज किसे कहते थे, क्योंकि आपको लग रहा होगा सर कैसी बकवास कर रहे हो आप, मतलब इतनी चीज़, छोटी चीज़ें हम भूल जाएंगे। हाँ, क्योंकि जेईई का सिलेबस बहुत बड़ा है बेटा। तो जब 2 साल तक आप पूरा जेईई का सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा हे भगवान ये क्या है। तो आपके लिए बहुत ईजियर बना दिया गया है, ठीक है? वो ईजियर ऐसे बना दिया गया कि हर एक के की पॉइंट देते जाएंगे आप। चलिए बताओ, जहां Z है वहां Z नहीं है। क्लियर सबको? जहां Z है वहां Z नहीं है। क्लियर सबको? चलिए, तो ये आपका दूसरा सवाल हुआ। तीसरा, इट्स ऑक्साइड यूज्ड इन मेकिंग सिंदूर। अब आपसे बोला जा रहा है कि भैया सिंदूर, अब एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पुरुषोत्तम बाबू? तो यहां पर आ रहा है इट्स ऑक्साइड इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ सिंदूर, तो वो लेड होता है। और लेड का वो कौन सा ऑक्साइड होता है? वो होता है Pb3O4। Pb3O4 जो होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है? इसका नाम होता है रेड लेड। ये बना होता है PbO प्लस PbO2 से, ठीक है? जहां पर जो रेशियो होता है वो होता है आपका 2:1। अब आप इसमें 2 कहाँ आएगा 1 कहाँ आएगा, ये की पॉइंट से भी देख सकते हैं। जहां 2 है वहां 2 नहीं है, या फिर डायरेक्ट भी देख सकते हैं। Pb3 है और O4 है, आप यहां 2 तो लगा नहीं पाओगे, देखो आप, ठीक है? क्योंकि ऑक्सीजन 5 हो जाएंगे फिर, तो 2 ये आएगा और 1 ही आएगा। इसे कहते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। इसके बाद इसमें अगला लिखा हुआ है और वो लिखा है एंटी नॉकिंग सब्सटेंस। इसको कहते हैं हम टेट्रा
इथाइल लेड, ये टेट्रा इथाइल लेड होता है एंटी नॉकिंग सब्सटेंस। क्या होता है ये बताओ? एंटी नॉकिंग सब्सटेंस। अब ये एंटी नॉकिंग सब्सटेंस या एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है? तो सुनिए, पुराने जमाने में क्या होता था कि जो पेट्रोल होता था उस पेट्रोल का यूज हम व्हीकल्स में करते थे, तो जब वो पेट्रोल डाला जाता तो पेट्रोल खड़ 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 आवाज देता था, ऐसे खड़ खड़ खड़। अब ये खड़ 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 मतलब है कि पेट्रोल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इंजन से टकरा रहे हैं। इंजन से कंटिन्यूसली अगर टकराएंगे तो इंजन की जो है वो लाइफ कम हो जाएगी। लाइफ कम हो जाएगी तो व्हीकल जो होता है जल्दी खराब होगा, तो उसकी सर्विस ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमने इसमें क्या डाला? टेट्रा इथाइल लेड। वो टेट्रा इथाइल लेड क्या कर रहा था? वो खड़ 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 जो थी उसको रोक रहा था। ठीक है, तो यानी कि एंटी नॉकिंग, नॉकिंग का क्या है? एंटी, तो एंटी नॉकिंग एजेंट, यानी जो फ्यूल होता है उस फ्यूल की जो वो इंजन से टकरा रहे पार्टिकल, उस टकराने को यानी नॉक कर रहे हैं उसको, वो नॉकिंग रोक रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा एंटी। समझ गए? एंटी नॉकिंग एजेंट। क्लियर सबको? अब थोड़ा और आगे की बात करते हैं अपन, थोड़े आगे की बात और करते हैं। तो उस समय अब क्या हुआ, ये एक नाम आपको बता दूं, लेड जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं सीसा। अगर आप कभी गांव के अंदर हैं या गांव में गए हैं या गांव में रहते हैं तो आप देखेंगे वहां जो पेट्रोल पंप हुआ करते थे पहले, वहां ऐसे लिखा था सीसा रहित पेट्रोल। क्या लिखा होता था? सीसा रहित पेट्रोल, यानी कि लेड के बिना वाला पेट्रोल। यानी कि अब एडवांस आ गया थोड़ा, लेड के बिना वाला थोड़ा एडवांस हुआ। और अब जो राइट नाउ आप पेट्रोल पंप पे देखते हैं तो वहां पर लिखा होता है ऑक्टेन नंबर 100%। अब जो हमारा पेट्रोल होता है उस पेट्रोल की एफिशिएंसी को ऑक्टेन नंबर से देखा जाता है। किससे देखा जाता है? ऑक्टेन नंबर। किसी ने नहीं देखा तो अब जाके देखना, जहां पर ऐसे लिखा हो ना एक्स्ट्रा प्रीमियम, आप जब जाते हैं तो आपको बोलता है वो नॉर्मल पेट्रोल डालो या एक्स्ट्रा प्रीमियम, तो आप नोटिस करना एक्स्ट्रा प्रीमियम लिखा होगा, वहां लिखा होगा ऑक्टेन नंबर 100। तो किसी भी फ्यूल की जो एफिशिएंसी होती है अब उसको ऑक्टेन नंबर से देखा जाता है। किससे देखा जाता है बताओ? ऑक्टेन नंबर से। ठीक, अच्छा एक खास बात और, मैं ये जो ऑक्साइड्स हैं, इस ऑक्साइड की जो बात की मैंने, वो क्या नाम था इसका? रेड लेड। इसे कहते थे सिंदूर। ये सिंदूर भी है, ये होता है सिंदूर Pb3O4। ठीक है, सब्सटेंस यूज टू मेक इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। आप सबको पता है माइका, माइका इंसुलेटर होता है। क्या होता है? अब देखो, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बताता हूं, आपको ध्यान देना। अगर आपने कभी इलेक्ट्रिक आयरन देखी हो जो लोहे की बनी हो, आयरन मतलब प्रेस किसकी बनी हो? आयरन की। तो जब एक प्लेट नीचे वाली होती है और उस पर एक हैंडल होता है आयरन का, तो उसके बीच में ऐसे माइका होता है, ये माइका की प्लेट है, ये लगा दी जाती है। इसको लगाने से फ़ायदा क्या होता है कि वो कंडक्टिविटी नीचे नहीं जाती। तो आप जब प्रेस को ऐसे टच करते तो आपको सिर्फ हीट नज़र आती है, हाँ गर्म हो गई प्रेस, आपको करंट नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर ये लेयर ख़राब हो जाती है तो आप देखना कभी करंट आना लगता है। तो जब हम इसको सर्विस के लिए देते हैं तो वो क्या करता है इलेक्ट्रीशियन, वो उस प्रेस को खोलता है और वो माइका की लेयर को, नई वाली लेयर को फिट कर देता है। माइका क्या होती है? वाइट कलर की होती है। अगर आपने देखा हो कभी अपने क्राफ्ट वगैरह में चमक आती है ऐसे, तो वो चमक जो आप लगाते हो ना ऐसे, उस चमक को भी कहते हैं। क्लियर? अगला, सब्सटेंस यूज टू मेक इलेक्ट्रिक आयरन इंसुलेटेड। हो गया है? तो हाँ, एंशियंट इजिप्शियन मेड ब्लैक आई मेकअप विद दिस एलिमेंट, बिस्मिथ। आपने मम्मी रिटर्न्स देखी है मूवी, तो उसके अंदर देखो आप, यहाँ आंखों के आगे ऐसे ऐसे ब्लैक कलर का लगा होता था यूं। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर का लगा होता था, ये ब्लैक कलर का किससे लगा होता था? वही वाली बात कर रही हैं। ठीक है, तो बिस्मिथ इसके लिए यूज करते हैं। अगला, पेल येलो मटेरियल यूज्ड इन द वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। अच्छा, रबड़ की बात करते हैं। बचपन में हमने स्कूल के अंदर देखो रबड़ के कितने यूज किए थे। मान लीजिए ये रबड़ है आपका, तो आप क्या करते थे? इस रबड़ को जब रब करते थे तो ये ब्लैक हो जाता था, तो एक तो आप ऐसे ऐसे करके साफ कर लेते थे। ठीक है, कुछ बच्चे जो है वो ऐसे ऐसे
साफ करने की बजाय जो वो ऐसे नाखून से उसको सही कर लेते थे। किया होगा ना भाई, आया ना। और ये आप देख सकते हैं। अच्छा, 9th वाला, एंशियन इजिप्शियन मेड ब्लैक आई एंटीमनी। हाँ, किससे बनाते थे वो ब्लैक आई? एंटीमनी से बनाते थे। ठीक, अब मैं जो कह रहा था वो था आपका पेल येलो मटेरियल यूज्ड इन द वल्केनाइजेशन। तो जो रबड़ है, इस रबड़ को आप कैसे साफ करते थे? कई बच्चे तो ऐसे भी कर लेते थे। अब मेरा एक सवाल है कि क्या आप जो गाड़ी के टायर होते हैं उन टायर को, जल्दी बोलो, क्या उन टायर को आप ऐसे रबड़ छील सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो रबड़ होता है वो रबड़ एक ऐसे लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस रबर के अंदर सल्फर को डाल दिया जाता है और सल्फर को डाल करके उसे हीट किया जाता है। तो सल्फर को डाल करके जब उसे हीट करते हैं तो हीट करने पर, अमन बेरा, नो वी कांट, वेरी गुड, गुड बॉय। रबड़ के अंदर सल्फर को डाल करके बॉयल करने पर ये सल्फर यहां आ जाता था। अब ये सल्फर यहां आ गया तो देखो पहली वाली सिचुएशन कैसी थी? ऐसी। तो इसको जब आप प्रेस करते हो तो ये प्रेस हो जाता है रबड़। ठीक है, लेकिन जब आप इसको प्रेस करोगे तो प्रेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीच में सल्फर आ गया तो हार्ड हो गया ये रबड़। इसी प्रोसेस का नाम होता है वल्केनाइजेशन। क्या होता है? बोलो, वल्केनाइजेशन। क्लियर? तो वल्केनाइजेशन समझ में आ गया। अगला, प्योर कॉमन सॉल्ट इज नॉट बट कॉमन सॉल्ट विद द इंप्योरिटी ऑफ MgCl2 इज। अब इसको समझना, हम जो नमक खाते हैं ना, नमक, सॉल्ट, जनरली सॉल्ट जो होता है वो नमक होता है। नमक मतलब टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, NaCl। नमक को हम क्या बोलते हैं? NaCl। ठीक है, ये NaCl जो होता है इसके अंदर एक इंप्योरिटी होती है MgCl2। MgCl2 में मैग्नीशियम पर कितना चार्ज है? +2। ये +2 चार्ज होता है वो एटमॉस्फेयर में, देखना थोड़ा एक देसी तरीके से समझते हैं पहले। हम जब नमक अभी गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं तो नमक को ऐसे उठाते हैं, आराम से आ जाता है, या एक छोटे से डब्बी में होता है तो उसको ऐसे ऐसे निकालते हैं तो इजीली आ जाता है। लेकिन यही नमक अगर आप बारिश के समय, क्या बोला जल्दी बताओ, बारिश के समय जब हम इसको डालते हैं तो ये नमक नहीं होता है, बाहर नहीं आता है, नमक गीला हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। ये नमक बाहर नहीं आता, चिपचिपा हो जाता है। चिपचिपा क्यों हो रहा है? यही क्वेश्चन है। तो ये इसलिए चिपचिपा हो रहा है क्योंकि NaCl जो होता है उसमें एक्चुअली में MgCl2 की इंप्योरिटी होती है। अब ये जो MgCl2 की इंप्योरिटी है, इसमें जो मैग्नीशियम है उस मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है। अब ये MgCl2 जो है इसमें +2 है, +2 चार्ज होने की वजह से ये मैग्नीशियम जो है वो एटमॉस्फेयर में से, रेनी सीजन की बात कर रहे हैं हम, रेनी सीजन मतलब बारिश का समय, जब बारिश का टाइम होगा तो उस बारिश के टाइम में एटमॉस्फेयर में जो है वो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा एटमॉस्फेयर में क्या होगा? पानी बहुत सारा होगा। तो ये Mg+2 उस पानी को अपनी ओर खींचने लगता है। अगर ये पानी को अपनी ओर खींचने लगता है तो ये गीला होने लगता है। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम होता है डेलिक्विसेंट। क्या होता है? डेलिक्विसेंट। तो डेलिक्विसेंट क्या होते हैं ये समझ में आया। अब डेलिक्विसेंट के बाद एक और प्रोसेस है, देखो कि क्विक लाइम CaO व्हेन कैप्ड इन ओपन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एंड फॉर्म ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो भी क्या कर रहा है? वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड जनरली बोलते हैं अपन चूने को। तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये जब पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इस प्रोसेस का नाम होता है हाइग्रोस्कोपिक। क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक। अब यहां फंस गए हम कि हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्विसेंट में क्या डिफरेंस है। चलो बताओ जल्दी से, हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्विसेंट में क्या डिफरेंस है, जल्दी बताओ। शौमली, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। पुरुषोत्तम, वेरी गुड पुरुषोत्तम। अच्छा, शाओमली के भी बारे में बता देता हूँ। दिल्ली के अंदर एक कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें ये फर्स्ट रैंक आई थी शाओमली जी की।
आईआईटी दिल्ली के किसी कंपटीशन में, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है। शामिली लिख के बताएं जरा, आपकी इस कंपटीशन में फर्स्ट रैंक आई थी आपकी, आपको प्राइज मिला था। हाइग्रोस्कोपिक इज अ सब्सटेंस दैट, कमल किशोर सिन्हा, गलत है सिन्हा जी, बहुत गलत लिख दिए हो यार। विशाल कुमार, ये तो हमारा ही नाम है बे। सॉल्वेंट एज लाइक एम जी, नो। अभी कम, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बाकी ठीक था। हाइग्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ वाटर, गलत। इंटरनेशनल साइंस एंड क्रिएटिविटी ओलंपियाड, वेरी गुड। हाँ, तो शामिली जी ने जो इंटरनेशनल साइंस एंड क्रिएटिविटी ओलंपियाड के अंदर आईआईटी दिल्ली में हुआ था, फर्स्ट रैंक लाई थी। ओ माय गॉड, सौमित्र नायक दर्शन, आप भी हैं क्या? सौमित्र नायक के बारे में भी आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। इन्होंने एनएमटीसी के अंदर फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी, नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ठीक है, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है भाई। तो एक बार क्लैपिंग हम कर सकते हैं अगर चाहें आप तो। ठीक है, सौमित्र नायक, वेरी गुड स्टूडेंट। चलिए, अब हाइग्रोस्कोपिक और डिलिक्विसेंट में क्या होता है, बहुत आसान सा है, चलो देखो। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक भी पानी अब्सॉर्ब कर रहा है, डिलिक्विसेंट है वो भी आपका, अरे भाई रुको भाई, मुझे बोलने दो, अब इतना सारा मत लिखो यार। कौन है ये? पुराने हाइग्रोस्कोपिक, अरे मटेरियल, अरे रुको, अरे पढ़ने तो दो। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल अब्सॉर्ब मॉइस्चर व्हाइल डिलिक्विसेंट मटेरियल अब्सॉर्ब मॉइस्चर टू द एक्सटेंट दैट सब्सटेंस। अरे वाह, ये कौन है भाई? प्रवीणा वरादे, अमन बेरा डिलिक्विसेंट सब्सटेंस अब्सॉर्ब वाटर मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड द फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सौमिली, डिलिक्विसेंट टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड, हाइग्रोस्कोपिक टेंडेंसी टू अब्सॉर्ब मॉइस्चर। नो, गलत सौमिली। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा बहुत सिंपल तरीके से। कई लोग अच्छा बोल रहे हैं, कई लोग को आता भी है, वेरी गुड। टाइम का थोड़ा सा लिमिटेशन है तो मैं आंसर देने की कोशिश करता हूं, सुनो ध्यान से। हाइग्रोस्कोपिक पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, डिलिक्विसेंट भी एब्जॉर्ब कर रहा है। अब पता है क्या होता है, डिलिक्विसेंट जब एब्जॉर्ब करता है तो एब्जॉर्ब वाटर के अंदर वो सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाता है। एब्जॉर्ब वाटर के अंदर वो डिसॉल्व हो जाता है। जल्दी से बताइए क्या बोला? डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व। ठीक है, जबकि हाइग्रोस्कोपिक में जब वाटर एब्जॉर्ब होगा तो वो कंपाउंड एब्जॉर्ब वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। समझ गए? अब मैं भूल गया एग्जाम में, फिर से मेरे कंफ्यूजन आ गया। तो जब भी ऐसी कोई विषम परिस्थिति सताए तो एक ये जो आपको बचा है उसे की पॉइंट कहा जाए। यहां की पॉइंट लगाएंगे, आंसर पाएंगे। डी से डी मिलाओ, आंसर पाओ। डी लिक्विसेंट, डिसॉल्व, डी डिसॉल्व, डी डिसॉल्व, डी डिसॉल्व। तो एच में क्या होगा? डिसॉल्व नहीं होगा कंपाउंड। ठीक है, समझ में आया सबको? तो डिलिक्विसेंट सब्सटेंस क्या होते हैं? जिनमें पानी एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर से और वो उस कंपाउंड उस एब्जॉर्ब वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। एब्जॉर्ब वाटर में क्या हो जाता है? वो डिसॉल्व। इसीलिए नमक चिपचिपा होता है, लेकिन चूना नहीं होता चिपचिपा। चूने को जब हम खरीदने जाते हैं तो चूना सूखा सूखा ही होता है, चूना गीला गीला नहीं होता है बारिश के समय में। क्लियर सबको? आया ना? यही आईटी है, उत्कर्ष प्रभात, यस यही आईटी है। तो आपको आईटी के बारे में एग्जैक्ट समझ में आना चाहिए। क्या हाइग्रोस्कोपिक में डिसॉल्व नहीं होगा और इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी मेटल्स आर यूज्ड टू फॉर्म, ये तो डक्टाइल आ गया होगा। 18th, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर सॉफ्ट मेटल्स। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ऑर्गेनिक, along with the chromium, this metal is a major component of the alloy nichrome. nichrome याद रहेगा, इसका भी की पॉइंट है। देखिए, अगर नाइक्रोम की बात मैं कर रहा हूं तो मुझे यहां समझ में आ रहा है कि ये रहा नाइ और ये क्रोम। तो कौन कौन सी एलिमेंट होंगे इसके अंदर? निकल और क्रोमियम। मेटल विच इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड, अब एक सवाल, अगर मैं इसको थोड़ा डीप में पूछ लेता तो आयरन किस स्टेट में रहता है? जल्दी बताइए। अमन बेहरा, ओ माय गॉड, अमन बेहरा के लिए भी बहुत क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि अमन बेहरा वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने 10वीं क्लास में ही केमिस्ट्री ओलंपियाड क्लियर किया था, सीनियर लेवल का। 10वीं क्लास में केमिस्ट्री ओलंपियाड क्लियर किया है, 12th क्लास का। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट। आप चाहें तो क्लैप कर सकते हैं अमन बेहरा के लिए भी। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आपको समझ में आ रहा है कि आप किन बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। अगर आपको और जानना है तो आप न्यूक्लियस एजुकेशन के फेसबुक पेज पर जाकर के एक बार, ठीक है, क्लिक करिए और एक बार रिजल्ट्स देख सकते हैं आप आज तक के। आप चाहें तो जो टीचर्स आपको न्यूक्लियस एजुकेशन के पढ़ा रहे हैं, एक बार उनका नाम टाइप करें गूगल पे कि सर कौन कौन से सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनका जब प्रोफाइल आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका जेईई में सिलेक्शन श्योर है। अगर आप इन लोगों से पढ़ते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, एक बार जाके देखिए, सुनिए, समझिए कि आप किन से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आपके साथ कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, समझ गए? तो आपको और अच्छा लगेगा कि आपका जो ग्रुप है, पीयर ग्रुप है, वो एक ऐसा ग्रुप है जो वाकई सीरियस है जेईई के लिए, जेईई एस्पिरेंट है और वो बहुत अच्छी रैंक लाने वाले हैं। आप उन सबके साथ जब मिलके पढ़ेंगे तो नो डाउट आप भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। अमन सिंह, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। चलिए, मैं कह रहा था कि एफई किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, चलो बताएं। अंशुल जिंदल, थैंक यू। हाँ चलिए बताइए, ऑक्सीडेशन किस, एफई किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जल्दी बताइए प्लीज। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। किस में होता है? +2। अच्छा, ये जो आयरन होता है वो किसके साथ अटैच होता है अगर आपको पता है तो? हीमोग्लोबिन के साथ। किसके? जल्दी बताओ, बोलो। हीमोग्लोबिन। अच्छा, एक और होता है हमारी बॉडी में जिसका नाम होता है मायोग्लोबिन। पद्माक्ष खंडेलवाल, वेरी गुड, पद्माक्ष खंडेलवाल, इन्होंने भी NaCJS दिया था इस बार फर्स्ट लेवल। चलिए, तो यहां +2 में होता है। अगला सवाल है कि मायोग्लोबिन भी होता है एक हमारी बॉडी में, क्या होता है? मायोग्लोबिन। अब मेरा सवाल है कि जो मायोग्लोबिन होता है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? मायोग्लोबिन हमारी मसल्स में पाया जाता है, मसल्स में, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। तो अगर चेंज हो जाए तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे +2 और इसमें बोलेंगे +3। चलिए, अगला आएगा मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड यूज द थर्मोमीटर। मरकरी, ये तो सबको पता ही है, मरकरी कहते हैं इसको, ठीक है। अगला, द मोस्ट ब्यूटीफुल जेम डायमंड इज मेड ऑफ, सबको पता है डायमंड इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो आंसर क्या जाएगा? कार्बन, ये सबको पता है। हाँ, इट्स अलॉय इज यूज्ड एज अ लो मेल्टिंग प्लग फॉर द ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंगलर। फायर स्प्रिंगलर क्या होता है? फायर स्प्रिंगलर ये होता है जैसे कोई भी बहुत बड़ी बिल्डिंग बनती है तो आपको पता होगा ऐसे एक पाइपलाइन जाती है, उस पाइपलाइन के अंदर एक प्लग लगा होता है और उस पाइपलाइन में पानी होता है, तो उसका जो प्लग होता है उसको बंद किया जाता है बिस्मिथ से, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जब आग लगेगी, फायर होगी, तो क्या होगा? वो मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो वो बिस्मिथ मेल्ट हो जाएगा। तो वो जो आपने बंद किया हुआ था पानी को, वो मेल्ट हो गया बिस्मिथ, तो वो जो जगह है वो खाली हो गई, तो पानी नीचे गिर जाएगा। पानी नीचे गिरने लगेगा तो आपकी फायर जो है वो कंट्रोल हो सकती है कुछ हद तक। बड़ी फायर होगी तो बुझ नहीं सकती, लेकिन हाँ, छोटी मोटी फायर है तो बुझ जाएगी, ठीक है। तो इसका बेनिफिट मिलता है आग को कंट्रोल करने के लिए। तो फायर स्प्रिंकलर में किसका यूज करते हैं? नहीं, एक्वा सॉल्यूशन नहीं कह सकते अभी। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि वो पूरी तरह से एक्वस तब होता है जब पानी बहुत सारा हो, ठीक है। यहाँ पर पानी जो है वो बहुत सारा नहीं होता है। आप नमक का एग्जाम्पल खुद ले, ठीक है। नमक क्या पानी के अंदर डिजोल्व होता है तो अलग दिखता है, लेकिन जब नमक पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो पानी कम है, नमक ज़्यादा है, इसलिए उसे डिजोल्व बोल रहे हैं बस अपन, ठीक है, डिलिक्विसेंट। अगला, सॉफ्ट वैल्यूबल मेटल इट्स प्योरिटी इज मेजर इन कैरेट्स। कैरेट आपको पता है कौन होता है? गोल्ड। तो अगर हम कहें कि 100% गोल्ड, अगर गोल्ड की बात करें तो 24 कैरेट। लेकिन अगर मैं 100% सिल्वर की बात करूं तो क्या होगा? इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, चलो बताओ, सोचो।
22, वेरी गुड। 24, 20K, 22 कैरेट। गलत, गलत। सौमित्र राज बताएगा। सौमित्र, चलिए आप बताइए। शौमिली आप बताइए, आंसर बताइए फटाफट फटाफट अपना। महनदीप अगर आप हैं तो बताइए। अमन बेहरा आप बताइए। अमन बेहरा तो बता देगा, केमिस्ट्री ओलंपियाड क्लियर किया है तुमने तो। नहीं, अमन का भी सही नहीं है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, समय कम है। 100% सिल्वर मतलब होता है 1000 फाइन सिल्वर। ठीक है, ये आपको पैरामीटर्स याद होने चाहिए, क्योंकि सवाल आपसे पूछेगा कि 18 कैरेट गोल्ड की प्योरिटी क्या है। बताओ 18 कैरेट गोल्ड कितना प्योर होगा? 18 कैरेट गोल्ड कितना प्योर होगा? महनदीप परिदा गलत। महनदीप परिदा भी आ गए हैं, इनके लिए भी मैं आपको बता दूं 10वीं क्लास के अंदर इन्होंने फिजिक्स ओलंपियाड क्लियर किया था 12वीं का, और सेकंड लेवल के लिए मात्र कुछ नंबर से रह गए थे, आई थिंक 2 या 3। ठीक है, वरना ये अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले होते। क्लियर? 18 कैरेट गोल्ड एस्ट्रोनॉमी के अंदर सेलेक्टेड है। मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। एस्ट्रो ओलंपियाड में ये सेकंड स्टेज में है। आईआईटी मुंबई के अंदर इनका कैंप लगने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से कैंप अभी पोस्टपोन्ड हो गया है, इसलिए ये यहीं पर है और क्लास कर रहे हैं, वरना ये एस्ट्रो के अंदर कैंप में होते। सेकंड लेवल पास आउट है। चलिए 75%। तो अगर ये मीजर आपको याद हो गए तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इट्स प्रेजेंट विद द लेड इन शोल्डर। सबको पता है कौन होता है लेड इन शोल्डर के अंदर? जल्दी बताओ अभी। अच्छा, आंसर तो मैंने बता ही दिया ना। ओके, टिन। एलम ऑन गेटिंग एक्सपोज गेट्स कन्वर्टेड टू पाउडर्ड बाय लूजिंग वाटर ऑफ हाइड्रेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। अभी लिखा था अपन ई फ्लोरेसेंस। ई फ्लोरेसेंस क्या होता है? जब किसी कंपाउंड को हम मतलब एयर के अंदर रखते हैं तो उस एयर में रखने पर उसका जो वाटर होता है वो वाटर लूज करने लग जाता है वो। ठीक है, जैसे एलम। एलम का फॉर्मूला आपको सबको पता होना चाहिए। हाँ, एलम। एलम का फॉर्मूला होता है ये देखिए आप। ठीक है, 24 वाटर। तो जब एलम को हम एयर में रख देते तो धीरे धीरे ये अपने 24 वाटर्स को
ठीक है, 24 वाटर को लूज कर देता है। इसी को क्या कहा जाता है? इफ्लोरेसेंस। ठीक है, और इस तरह के सब्सटेंस इफ्लोरेसेंट कहलाते हैं। तो ये इफ्लोरेसेंट होती है एलम, क्योंकि ये एयर के प्रेजेंस में यानी एयर में छोड़ने पर या एक्सपोजर ऑन एयर ये अपने हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करते हैं। इसमें ये जो होता है मोनोवेलेंट कैटायन होता है, जिसमें एक ऑक्सीडेशन स्टेट हो, यानी कि +1 ये, और यहां जो होता है M' ये ट्राईवेलेंट होता है, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एलम का नाम कैसे देते हैं? नेमिंग ऑफ एलम। अगर ट्राईवेलेंट एल्यूमिनियम होता है, अगर जल्दी बोलो, ट्राईवेलेंट एल्यूमिनियम होता है तो नाम मोनोवेलेंट के बेसिस पे दिया जाता है, इसलिए नाम इसका देखो आप पोटाश एलम। लेकिन अगर ट्राईवेलेंट आपका एल्यूमिनियम नहीं है तो फिर इसका नाम जाता है ट्राईवेलेंट के नाम पे, और ट्राईवेलेंट के नाम पे क्या नाम गया? क्रोम एलम। दोबारा से सुनेंगे, अगर ट्राईवेलेंट एल्यूमिनियम है, दोबारा बोलो, अगर ट्राईवेलेंट एल्यूमिनियम है तब तो नाम मोनोवेलेंट से, और अगर एल्यूमिनियम नहीं है तो नाम किससे जाएगा? फिर ट्राईवेलेंट के नाम पे। क्लियर? एक और बात, अगर एल्यूमिनियम है तो नाम किसके बेसिस पे जाएगा? मोनोवेलेंट। तो मोनोवेलेंट फिक्स हो गया यहाँ पे। यहाँ पोटाश एलम बोलते ही मुझे क्लियर हो गया कि मोनोवेलेंट पोटेशियम है और ट्राईवेलेंट एल्यूमिनियम है। लेकिन जब मैंने क्रोम एलम बोला तो मुझे सिर्फ ये पता चला कि ट्राईवेलेंट क्रोमियम है, मोनोवेलेंट कौन है ये नहीं पता। मोनोवेलेंट कुछ भी हो सकता है, पोटेशियम, अमोनियम, ठीक है, सोडियम, कुछ भी। क्लियर सबको? चलिए एक एग्जांपल और होता है इसका, एक तो क्या बहुत सारे होते हैं, ये इसको कहते हैं हम ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं ये आपके इफ्लोरेसेंट कहलाते हैं। ठीक, अगला कौन सा होता है? 11 फ्रिक्वेंटली यूज इन द ज्वेलरी, दिस मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड, अच्छा ये तो सिल्वर ही गया था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये तो पता ही है, रेडियम। और इसके बाद अगला, विच प्रीशियस मेटल इज यूज्ड एज अ ड्रग? ओके, प्लेटिनम यूज करते हैं, लेकिन प्लेटिनम का वो कौन सा कंपाउंड है? सिसप्लेटिन। आपसे अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप उसका नाम? सिसप्लेटिन। अगला देखो, इसके बाद कह रहा है कि विच प्रीशियस मेटल, अच्छा हो गया, एलिमेंट विच इज यूज्ड इन द फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको पता है यूरेनियम होता है। और नेम ऑफ एन एलिमेंट, अ वैली नियर सेंट जॉन, सिलिकॉन वैली, आपको सबको पता होगा, जहां आप जाने की इच्छा रखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब वहीं पर है, फेसबुक, ठीक है, तो सिलिकॉन वैली। ठीक, तो ये आज आपका DPP 00 कंप्लीट। अब जो कल हमने पढ़ा था उस पर बेस में कुछ सवाल दे रहा हूं, आप घर से करके लाएंगे। ये आपके पास है, 2-3 सवाल मैंने आपको दिए हैं नॉर्मल, ये आप सॉल्व करके लाएंगे। अच्छा, इसके बाद एक DPP में अपलोड करूंगा अभी, और वो आपको लर्न करके आनी है। क्या बोला, जल्दी बताओ? वो DPP आपको, जल्दी बोलो, हाँ लर्न करके आनी है, लर्न, सॉल्व नहीं करनी, उसको लर्न करना है। फिर उस पर बेस्ड में आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है, मतलब वो अपलोड कर दूंगा तो आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर? बाकी नेक्स्ट पे पढ़ेंगे। थैंक यू।